For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो ये थोड़ा सा खिचड़ी पकी है, इस पे ध्यान मत देना, मैं जो आपको समझाता हूं उस पे ध्यान दो। बस ये एक मोटा मोटा आप देख लो, जियोपॉलिटिकल ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर नहीं, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, जियोपॉलिटिकल ब्लंडर्स, ठीक है। और उसके बाद है फॉर्च्यून्स फॉर इंडिया। जितने भी ब्लंडर हुए हैं अफगानिस्तान से लेके, फ्रांस ने जो अपने एम्बेसडर रिकॉल करे हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएस से, इस एक महीने में जितने ही ब्लंडर हुए हैं अफगानिस्तान से लेके फ्रांस के रिकॉल तक, इस पूरे के पूरे ब्लंडर में इकलौता देश है जिसके हर तरफ फायदे हैं। अफगानिस्तान को लेके हर जगह ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई डूब गई डूब गई। इन्वेस्टमेंट की गारंटी पर्सनली कोई नहीं ले सकता, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं भी बात नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एज अ कंट्री पीपल टू पीपल रिलेशन हम कहीं नहीं झुके हैं, हर जगह हमारा फायदा है, और उस पर मैं यहाँ पे बात करूंगा। ये सारे ब्लंडर लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन सारे ब्लंडर पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ब्लंडर की कड़ियाँ जोड़ेंगे, और उसके बाद हम ब्लंडर का फायदा जोड़ेंगे हिंदुस्तान के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आपका शुरुआत करता हूँ, देखिए अफगान विड्रॉ, अफगानिस्तान से जो विड्रॉ हुआ है आपका उसमें। तो इस पे मैं आपको एक रीसेंट अपडेट दे दूं, आज जो है यूएस ने जो एयर स्ट्राइक करी थी, जो यूएस के 12-13 सोल्जर जो मरीन कमांडोज जो मरे थे विड्रॉ करते हुए, लास्ट में मेरे ख्याल से 29 या 30 अगस्त की बात है, उनके 12-13 मरीन कमांडोज मरे थे। तो उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। तो दैट एयर स्ट्राइक वाज अ ब्लंडर, जिसमें आम आदमी, बच्चे और औरतें मारी गई हैं। ये यूएस की टॉप सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज मान लिया है, आज उनका प्रॉपर बयान आ चुका है। तो वो पहले ही हम अंदाज़ा लगा चुके थे कि उसमें जो है आपका बेसिकली अलग अलग मीडिया एजेंसी बता रही थी कि वो आईएसआई खुरासान के जो है उसमें कोई नहीं मारा गया है, वो बेसिकली एक ब्लंडर है जिसमें आम लोग मारे गए हैं। आज यूएस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, इट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन जो लोग मरे उनकी तो जानें जा चुकी हैं। और इसमें देखिए अफगानिस्तान के विड्रॉ पे बेसिकली सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि चाइना को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ें अपनी तरफ हैं। इसमें मेन है आपका देखिए रशिया, रशिया जो है उस पर एक बहुत बड़ा ये था कि वो शायद आपका रिकग्नाइज कर दे तालिबान को, यानी कि तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर दे। इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दशानबे तजाकिस्तान में ओपनली जो है कह दिया कि इस पे आपको बहुत ध्यान देना है रिकग्नाइज करने से पहले, क्योंकि अगर आप एक फोर्स के द्वारा एक कंट्री पे कब्जा करते हो और उस पर आप रिकग्नाइज कर देते हो तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ब्लंडर हो जाएगा। जो भी वहाँ पे जो है मिलिटेंट ग्रुप हैं, आतंकवादी संगठन हैं अलग अलग देशों में, वो कब्जा करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से शासन नहीं चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ईरान, तजाकिस्तान, ये कभी रिकग्नाइज नहीं करेंगे तालिबान को। ईरान का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब पिछले टाइम पे जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तालिबान की कुछ टाइम के लिए, तो ईरान के 5 से 6 डिप्लोमेट जो है मार दिए गए थे ओपनली अफगानिस्तान के अंदर। तब से लेके ईरान और तालिबान के रिलेशन बहुत ख़राब हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ईरान सिया बहुल देश है, मुस्लिम में भी 2 गुट हुए ना, सिया और सुन्नी। इंडिया में मेजोरिटी सुन्नी है, बट सिया का भी एक अच्छा खासा फ्रैक्शन है, 1/4 के आसपास। तो ईरान सिया बहुल देश है, और तालिबान जो है पश्तून हैं बट सुन्नी बहुल हैं वो, ठीक है। तजाकिस्तान जो ईरान का जो आपका अफगानिस्तान का जो आपका एकदम नॉर्दर्न ऊपर का इलाका है जो तजाकिस्तान से टच होता है, वहाँ पे तजीक लोग हैं। जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, प्रेसिडेंट सैले जिन्होंने अपने आप को जो है वो केयर टेकिंग प्रेसिडेंट जो है घोषित कर दिया था। अब तो पंजशीर पे जो है तालिबान का कब्जा हो चुका है, वो बात अलग है। बट जो वहाँ पे तजीक लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ तजीक लोग हैं उस इलाके में पंजशीर पे, जिसको तजिकिस्तान जो है आपका क्या करता है, उनको रिकग्नाइज करता है, उनको कहता है कि इनको आप गवर्नमेंट में लाइए। लेकिन जो तालिबान है वो पश्तून है, तो ट्राइब्स का भी दिक्कत है। तो तजिकिस्तान जो है कभी भी रिकग्नाइज नहीं करेगा तालिबान को, कभी। तो देखिए जियोपॉलिटिक्स में आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने कह रखा है, एक बड़ी अच्छी कोट है उनकी कि इन जियोपॉलिटिक्स नो वन इज़ परमानेंट फ्रेंड
नाइदर अ परमानेंट एनिमी, द ओनली थिंग परमानेंट इज द इंटरेस्ट। कंट्री का इंटरेस्ट उसके जियोपॉलिटिक्स को ड्राइव करता है कि उसकी जियोपॉलिटिक्स किधर जाएगी। तो तजिकिस्तान फिलहाल के समय में तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करने वाला है, ठीक है। कलेक्टिव CSTO, आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेटो वैसे CSTO है जिसको रशिया लीड करता है। तो CSTO का पार्ट है कौन? तजाकिस्तान और ये जितनी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। तो ये बेसिकली आपका तजिकिस्तान जो है ये कभी रिकग्नाइज नहीं करेगा, और इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी CSTO के तौर पर रशिया को आती है। तो रशिया भी बहुत जल्दी रिकग्नाइज नहीं करने वाला है। अब बात आती है ईरान की, तो ईरान के डिप्लोमेट को जो मार दिया गया है वो भी जो है आपका रिकग्नाइज नहीं करेंगे, और इंडिया तो वैसे ही रिकग्नाइज नहीं करेगा, SCO में बोल चुका है। तो कुल मिला के चाइना और पाकिस्तान कितना भी कुछ कर लें, $3 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसको थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक मेजर ग्रुप बन सकता है। देखिए इंडिया, रशिया, ईरान और तजाकिस्तान ये ग्रुप बना सकते हैं किसके अंदर? अफगानिस्तान को, उसके अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं उनको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बन सकता है, इंडिया, रशिया, ईरान और तजाकिस्तान। अब आइए आपका क्वाड पे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर कौन है? अमेरिका है, जापान है, उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। तो क्वाड का मतलब तो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, पर इसको रिवाइव किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, 2017 में काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से गए हैं, जो बाइडन आए हैं, इसको क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन, फॉरेन डिप्लोमेसी, इसी में नचाया जा रहा है क्वाड को। क्वाड की इन पर्सन समिट होनी है US के अंदर 24-25 को इस महीने की, और मोदी जी जाएंगे, ठीक है। तो इस मीटिंग से पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी, उन्होंने बयान दिया है कि नेटो इज पास्ट एंड क्वाड इज द फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद इस क्वाड को लेके जो है ना थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है कि बाइडन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। रीज़न देखिए, US की हेजेमोनी अफगानिस्तान के बाद ख़त्म हो रही है, और इस दशक के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी। 2025 तक, 2025 तक आप इंतज़ार कीजिए, 24-25 तक। 2023 से बेसिकली आपको इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ जा रहा है, और 2023 से लेके 25 तक वो ऑलमोस्ट पक्के हो जाएंगे कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और 2030 तक उस पर स्टंप लग जाएगी कि ये पूरी तरीके से बन चुका है। तो 2030 तक के जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस पे स्टंप लग जाएगी, तो 2030 डिसाइड करने वाला है कि 2100 की जो ये सेंचुरी है इसको कौन लीड करेगा, और लीड दो ही लोग में से एक करेगा, इधर इंडिया और चाइना। देखना है कि इन दोनों में से कौन लीड करता है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला, मैंने उसको आपको बता दिया। और ये क्वाड के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर ने इसीलिए नेटो इज पास्ट और क्वाड इज फ्यूचर बोला है क्योंकि जो बाइडन थोड़ा नेटो को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है। बाइडन का नाम भले बाइडन है, पर मेरी नज़र में बाइडन नहीं, वो ब्लंडर है, अमेरिका के लिए सबसे बड़े ब्लंडर हैं, डोनाल्ड ट्रंप से कई गुना बड़े। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, अभी ये रिसेंट खबर है, ये अफगानिस्तान का जो विड्रॉल है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये 15 अगस्त से लेके 25-30 अगस्त के बीच का है, लेकिन जो बाकी की इवेंट है ये पिछले 4-5 दिन के ही इवेंट हैं, बेसिकली 4 दिन के आप मानिए। तो क्वाड की इन पर्सन मीटिंग होनी है। उसके बाद आप देखिए ऑकस का फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और US, इन्होंने मिलके एक टीम बनाई है जिसमें USA और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड बेसिकली मिलके ऑस्ट्रेलिया को मिलिट्रीली पावरफुल बनाएंगे। और यहाँ पे एक ब्लंडर क्या हुआ है कि एक डील थी आपका 2016-17 में, MOU साइन हुआ था, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इनिशियल यहाँ से स्टार्टिंग होती है, बाद में वो एग्रीमेंट की तरफ और डील में कन्वर्ट होता है, स्टार्टिंग MOU से होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने नेवल ग्रुप, एक आपका कंपनी है, सबमरीन बनाती है, किसके अंदर? फ्रांस के अंदर। इंडिया के लिए भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन वो बनाते आए हैं, बना रहे हैं, आगे भी फ्यूचर में न्यूक्लियर सबमरीन की भी बात चल रही है इंडिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके लिए बेसिकली आपका क्या हुआ है कि इन्होंने साइन की थी डील, MOU, नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ, कि हमें 12 न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। तो नेवल ग्रुप ने ये बोला कि भाई हमारे पास ऑर्डर बहुत सारे हैं, हम आपको 2030-32 के आसपास ही पहली सबमरीन दे पाएंगे।
तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने सोचा यार इतना लंबा टाइम कौन रुकेगा, दशक में दुनिया बदल जाएगी, हमको अभी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है नेवल ग्रुप यानी कि फ्रांस को लटका के रखा, उनको ना हाँ बोला ना बोला। और हर साल जो है 2016-17 से लेके अब तक एक सबमरीन उनकी न्यूक्लियर मंगवा लेता था अपनी कंट्री के आसपास, और वहीं पे तस्मानिया सी और जो भी उनके आसपास समुंदर है उसमें उनका जो है थोड़ा बहुत ट्रायल देख के खुश हो जाता था, और ये भी चले जाते थे। और ये भी खुश थे क्योंकि जब ये चीज़ें 2-3 साल से अटक रही थी, स्टेलमेट में थी, तो उनको लग रहा था कि भाई हमारे पास ही डील आएगी, तो वो ऑलमोस्ट इसके लिए पक्के थे कि ये डील हमें ही मिलनी है। और लॉन्ग रन में क्या होना है कि डील हमें मिलेगी, और ये डील छोटी मोटी थी भी नहीं, $80 बिलियन के आसपास की डील थी। इंडिया का खुद का बजट $73 बिलियन है, उनकी डील 80 बिलियन की थी। तो उन्होंने 80 बिलियन के चक्कर में जो छोटी मोटी डीलें थी ना, 5 बिलियन, 3 बिलियन, 2 बिलियन, वो छोड़ दिया। अब ब्लंडर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने मिलकर बोल दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को पावरफुल बनाएंगे और सबमरीन वगैरह जो है हम आपको देंगे न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर का यूरेनियम एनरिच हम खुद करके देंगे। यूएस ने बोला, ऑस्ट्रेलिया खुद यूरेनियम एनरिच करने लगे तो भैया वो भी पता चले कल को न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाए और फिर एक सिरदर्दी खड़ी कर दे। तो इस पूरे ब्लंडर से फ्रांस को ये लग रहा है, क्योंकि फ्रांस को भाई लटका के रखा और ऑस्ट्रेलिया ने लटका के रखा, ठीक है। तो फ्रांस ने अभी कल ही की बात है, उसने ये बोला था कि यूएस ने स्टैब्ड मी, बैक स्टैब्ड मी, मतलब यहाँ पीठ में छुरा घोंपा है, ठीक है। और आज क्या हुआ है कि फ्रांस ने आपका ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। 200 साल के इतिहास में पहली बार यूएस और फ्रांस के जो है रिलेशन खट्टे पड़े हैं ड्यू टू ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया के खुद के सिडनी न्यूज़पेपर बोल रहे हैं ये बातें, ठीक है। अब आप कहेंगे ब्रिटेन ओल्डेस्ट अलाई है भाई आपका यूएस का, फ्रांस कैसे हो गया? जी नहीं, ब्रिटेन ने एक टाइम में आपका यूएस पे जो है कॉलोनी बनाई थी, जैसे इंडिया को राज किया था वैसे ही उसने यूएस के ऊपर भी राज किया। तो 1781 के पास में फ्रांस ने यूएस के साथ कुछ डील करी और कुछ वेपन दिए। उसके बाद 1783 के बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी और आगे जाके वो आज़ाद हुए, ठीक है। तो ओल्डेस्ट अलाई है फ्रांस यूएस का, 1781 में डील हुई थी, 200 साल से पुराना अलाई, और इतिहास में पहली बार हुआ है कि फ्रांस ने अपना एम्बेसडर रिकॉल करा है यूएस से, और ऑस्ट्रेलिया से भी कर लिया। ब्लंडर ऑस्ट्रेलिया ने करा, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि एक तरफ तो क्वाड है, दूसरी तरफ ऑकस है, रिलेशन हमारे इनके साथ भी अच्छे। इसमें एक नया मेंबर कौन है? यूके तो नया मेंबर है, बाकी यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया क्वाड में भी हैं। तो इंडिया को दिक्कत ये है कि क्या ऑकस जो है वो क्वाड को कॉम्प्लीमेंट करेगा, या फिर जो बाइडेन जो है ऑकस को ज़्यादा जो है प्रोत्साहन देंगे और क्वाड को कम देंगे। तो ये एक जो है ब्लंडर की बात है। तो इस पे इंडिया अभी शांत है, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आप देखिए क्वाड के अंदर जो मेंबर हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इनका चाइना के साथ पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली चाइना के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट और थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई है, यूएस को अपनी हेजेमनी संभाल ली है। वाकई में जो दिक्कत है वो इंडिया का है और जापान का। इंडिया का कौन सा दिक्कत है? इंडिया का दिक्कत है आपका नॉर्दर्न बॉर्डर, अरुणाचल, लद्दाख वगैरह का चाइना के साथ। जापान की क्या दिक्कत है? उसकी सी, जो उसका सी बॉर्डर है वो है, और दूसरा क्या है आपका सेनकाकू आइलैंड। तो रियल में जो प्रॉब्लम है हकीकत में कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है और जापान का है। इस टॉपिक को मैं यहीं पे रोकता हूँ, इसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान से जो है यूएस क्यों विड्रॉ हुआ? क्योंकि वो कह रहा था कि हमें साउथ चाइना सी पे चाइना को कंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए क्या हुआ, ताइवान ने जो है अपना नाम चेंज करने के लिए बोला है यूएस के अंदर, जो उनकी एम्बेसी है। तो उसने बोला कि आप ताइवान कल्चरल सेंटर को ताइपे कल्चरल सेंटर, जैसे हमारी एम्बेसी होती है ना, तो वन चाइना पॉलिसी के तौर पे पूरे विश्व में कोई 15 छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने जो है ताइवान एज अ नेशन रिकग्नाइज किया है। बाकी वन चाइना पॉलिसी चलाते हैं और वो ताइपे कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर के नाम से उनका एम्बेसी चलती है। तो बेसिकली अब ये चाहता है कौन? ताइवान, कि ताइपे नाम हटा के ताइवान कर दिया जाए, और ये यूएस को रिक्वेस्ट की गई है। अब वाकई में अगर यूएस ने विड्रॉ करा है अफगानिस्तान से साउथ चाइना सी पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो ताइवान नाम जो है देना पड़ेगा, उसको हाँ करना पड़ेगा। और ताइवान, यूएस ने अगर ताइवान नाम जो है नहीं रखने दिया तो समझ जाओ कि भाई यूएस जो है उसकी हेजेमनी वाकई में अब ख़त्म है, वो कुछ रहा नहीं, पर्सनली कुछ नहीं रहा,
ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है कि नेटो के जो एलाइज हैं वो 30 हैं, और यूरोपियन यूनियन में जब आपका ब्रिटेन हट गया तो वहाँ पे 27 हैं। तो नेटो और ईयू में लगभग 21 कॉमन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम मुझे नहीं याद है, वॉल करके थोड़ा अजीब सा है, वो आप सर्च कर लीजिएगा। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी एक एनुअल समिट में एक भाषण दिया और उसमें ये कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन के लिए एक अलग से मिलिट्री पावर खड़ी करनी चाहिए, मिलिट्री जो है एजेंसी खड़ी करनी चाहिए जो हमारी खुद की रक्षा करे, हमें किसी और पे निर्भर नहीं रहना है। और जर्मनी की जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इनको समर्थन दे दिया है। और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, वो खुद फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रही हैं जर्मनी की। और उसके बाद जो ये फ्रांस का ब्लंडर हुआ है, उसके बाद फ्रांस भी जो है इसको हाँ बोलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इंडिया और फ्रांस। अब थोड़ा सा फॉर्चून की बात करते हैं, जो अगली लाइन लिखी ना, फॉर्चून्स फॉर इंडिया, इस पूरे में इंडिया का फायदा कैसे है। सारी देखो, सारी कहानी तो मैंने आपको समझा दी। अब जो ये नेक्स्ट, ये तो पॉलिटिकल ब्लंडर समझा दिए मैंने। अब जो यहाँ पे फॉर्चून्स फॉर इंडिया, इस पूरे ब्लंडर में इंडिया का फायदा हर जगह है, कैसे है वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले जो है आपका यहाँ से शुरू करता हूँ। जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है ना कि हमें एक अपनी मिलिट्री खड़ी करनी है, तो उस पर शुरू करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में देखिए दो सबसे बड़ी जो ताकत है वो फ्रांस है, और दूसरा आपका कौन है, जर्मनी। फ्रांस जो है इंडिया का बहुत अच्छा एलाई है, और जब ये मिलिट्री खड़ी होगी यूरोपियन यूनियन में, तो ठीक है, वो वेपन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह हर जगह से लेंगे, वेपन भी लेंगे। तो एक छोटा सा परसेंटेज, 1% वेपन ही इंडिया से खरीद लें तो इंडिया का वेपन एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा ऑरा बढ़ेगा, पहला फ़ायदा, ठीक। दूसरा फ़ायदा, हमारी वहाँ पे जो है पहुँच होगी उनके रीजन में, तो हमें भी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। तो आदान प्रदान होगा और इंडिया का जो है वेपन एक्सपोर्ट अच्छा होगा, और हमारा ऑरा वहाँ पे बढ़ेगा। भाई, यूरोपियन यूनियन इंडिया से वेपन खरीद रहा है, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हम क्वाड पे बात करते हैं। मैंने क्या बताया, यूएस की जो है आपका हेजेमनी ख़त्म हो रही है, और आपका ब्रिटेन जो है वो ईयू से हट चुका है। तो ब्रिटेन और यूएस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यूएस को अपनी हेजेमनी बनानी है, इसलिए वो उसने क्वाड बनाया। ऑस्ट्रेलिया की दिक्कत है, इसलिए उसने क्वाड बनाया। लेकिन इंडिया और जापान की वाकई में दिक्कत है, लैंड बॉर्डर और वाटर बॉर्डर भी धीरे धीरे इंडियन ओशन में आ रहा है, तो इंडिया के साथ शुरू हो जाएगा। तो हकीकत में दिक्कत किसकी है, इंडिया और जापान की है, और एक वियतनाम, उसके साथ भी दिक्कत है, लैंड बॉर्डर भी दिक्कत है, और आपका दूसरा कौन सी दिक्कत है, वाटर। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले जो है चाइना की नेवी ने वियतनाम का जो फिशरमैन शिप था वो डुबो दिया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें इंडिया, जापान और वियतनाम ये कोलैब करें और ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें, और इंडिया यहाँ पे वियतनाम और जापान के साथ मिलकर उनकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता है चाइना को डेटर करने के लिए। ये फ्यूचर में करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑकस बनाया गया है, वैसे यहाँ पे इंडिया, जापान और वियतनाम को कोलैब करना चाहिए। अगला, जब ये ऑकस बनाया गया है, ठीक है, मिलिट्री यूके और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर बना रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद इंडिया से भी कुछ वेपन एक्सपोर्ट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ भी फ़ायदा है। उसके बाद मैंने आपका अफगानिस्तान वाला केस बता ही दिया है। भले अभी चाइना और पाकिस्तान फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया, रशिया, ईरान और तजाकिस्तान, इनमें से कुछ ना कुछ आपको बनता हुआ दिखेगा। तो फ्यूचर देखिए बहुत ही अच्छा ब्राइट है। और जब से ये ब्लंडर हुआ है, कौन सा, फ्रांस ने अपने रिकॉल करे हैं, आने वाले टाइम में रिश्ते सुधरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूएस और फ्रांस 200 साल पुराने अलाई हैं, रिश्ते सुधरेंगे। बट एक वो जो गांठ पड़ गई ना दोस्ती में, जो टूटने के बाद वो जो गांठ पड़ जाती है ना, अब फ्रांस को ये पता है कि मुझे सबसे बड़ी डिफेंस डील ऑस्ट्रेलिया से जो मिलने वाली थी नहीं मिलेगी। दूसरी कंट्री जो सबसे बड़ी डिफेंस डील देगी वो अकेली इंडिया है। 60,000 करोड़ का राफेल दिया है, अब जो है अगली भी जो सबसे बड़ी है वो इंडिया से ही मिलेगी। तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन में आपका मिलिट्री बनने वाला है, तो दोनों मिलके कोलैब करके वहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट दे सकते हैं। ऑकस के बाद हमें ये समझ में आ सकता है कि हम इंडिया, जापान और वियतनाम के साथ मिलकर कुछ बना सकते हैं चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया और उसके बाद जो है अफगानिस्तान के केस से मैंने बता दिया है, इंडिया, रशिया, ईरान और तजाकिस्तान का। तो ये हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारे लिए।
शॉर्ट रन में आपको भले हर जगह थोड़ा घाटा दिखे, लेकिन लॉन्ग रन में यहाँ पे फ़ायदा है। तो आने वाले 2023 तक आपको चीज़ें जो है बनती हुई दिखेंगी। 25 तक वो चीज़ें फॉर्मलाइज हो जाएंगी और 2030 तक ठप्पा लग जाएगा और 2100 पे कौन राज करेगा वो देखने वाली बात है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप, मुझे उम्मीद है, समझ गए होंगे, पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स, और इस चीज़ को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू।